नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण बैठक जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। यूपी सरकार के सभी मंत्री बैठक में मौजूद है। मंत्री बेबी रानी मौर्य, जयवीर सिंह बैठक में मौजूद है। भाजपा संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद है बैठक में। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में शामिल है। दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि यूपी में निकाय चुनाव होने वाले हैं, इसके मद्देनजर ये बैठक चल रही है। मंत्री बेबी रानी मौर्य, जयवीर सिंह बैठक में मौजूद है इस वक्त, और मुख्यमंत्री आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। मंत्री बेबी रानी मौर्य, जयवीर सिंह बैठक में इस वक्त मौजूद है। यूपी सरकार के सभी मंत्री बैठक में मौजूद है। तो निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, उसी के मद्देनजर ये बैठक हो रही है और बैठक में सभी बड़े मंत्री यूपी के मौजूद है। बेबी रानी मौर्य भी इस बैठक में मौजूद है। दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद है और बता दें कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में शामिल है। तो बता दें दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद है। इसी के साथ बेबी रानी मौर्य और जयवीर सिंह भी इस बैठक में मौजूद है। धर्मपाल सिंह भी बैठक में इस वक्त शामिल हुए हैं और मुख्यमंत्री आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में शामिल हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, ये बैठक हो रही है, किन मुद्दों पर यह बैठक हो रही है, क्या जानकारी है? देखिए, निकाय चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा कल जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग ने करी है, उसके बाद सभी दलों के बीच में बैठकों का दौर और कहीं ना कहीं गहमागहमी काफी तेज हो चुकी है। और उसी के चलते अगर आप देखें तो आज मायावती ने भी दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर किया कि वो किस तरीके से चुनाव में जाने वाली हैं। और इसी को देखते हुए, निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये एक बड़ी बैठक जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई है। इस बैठक में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है, उनके साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद है। इसके अलावा दोनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों लोग मौजूद हैं और कई मंत्री जो है वो इस बैठक में शामिल है। और आज अगर आप देखें तो कल जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई, आज सभी जिलों के लिए जो है प्रभारी मंत्री की जो एक नई लिस्ट है वो जारी करी गई है बीजेपी की तरफ से, जिसमें सभी मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं कि वो किस तरीके से और किस क्षेत्र की जिम्मेदारियों को निभाएंगे। पार्टी की जीत जो है वो कैसे। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये बैठक हो रही है प्रियम, और कौन कौन से मंत्री जो है इस बैठक में मौजूद है और कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं? तो यूपी में निकाय चुनाव को लेकर यह बैठक हो रही है। बता दें निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तमाम पार्टी जो है वो इस बैठक लगातार एक के बाद एक बड़ी बैठकें कर रही है। तमाम पार्टी की तरफ से जो है वो बैठकें हो रही है। बता दें यूपी में निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है, ऐसे में कई नए चेहरे पर इस बार बीजेपी दांव खेल सकती है। आपको बता दें मृदुला जायसवाल वाराणसी से उनको टिकट पर संकट है। बीजेपी में किसके टिकट पर संकट है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। मृदुला जायसवाल वाराणसी है, इनके टिकट पर संकट है, और प्रमिला पांडे जो कि कानपुर से है, इनके भी टिकट पर संकट मंडरा रहा है। और ऋषिकेश उपाध्याय जो कि अयोध्या से है, इनके भी टिकट पे संकट देखा जा सकता है। और ये तमाम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। नवीन जैन आगरा से है, इनके भी बीजेपी में किसके टिकट पे संकट है ये आपके साथ साझा कर रहे हैं। और वहीं देखिए राम तीरथ सिंह सिंघल झांसी से है, इनके भी टिकट पे संकट मंडरा रहा है। तो नूतन राठौर फिरोजाबाद से है, आरक्षण के कारण बदलाव किया गया है और इसीलिए टिकट पर संकट जो है वो मंडरा रहा है। आशा शर्मा है, वो गाजियाबाद से है। वही बात करें तो देखिए मुकेश आर्य ये मथुरा से है, इनके भी टिकट पे संकट जो है वो मंडरा रहा है। और ये बीजेपी में किसके टिकट पे संकट मंडरा है आपके साथ साझा करें। संजीव वालिया सहारनपुर से है, इनके भी टिकट पे संकट मंडरा रहा है। और सीताराम जायसवाल गोरखपुर से है, ये भी उनमें से आते हैं। अभिलाषा गुप्ता नंदनी ये प्रयागराज से आते हैं और इनके भी टिकट पर संकट मंडरा रहा है। उमेश गौतम संयुक्ता भाटिया लखनऊ से आती है।
तो इन सब के टिकट पे संकट मंडरा रहा है बीजेपी में। और देखिए निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार एक के बाद एक पार्टी जो है कई बड़े फैसले ले रही है। ये आपके साथ जानकारी दे रहे हैं बीजेपी में किसके टिकट पर संकट मंडरा रहा है। तो ये तमाम नामे हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। ऋषिकेश उपाध्याय अयोध्या से है, इनके भी टिकट पर संकट मंडरा रहा है। तो ये वो नाम है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं जिनके टिकट पे संकट मंडरा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर इनके टिकट जो है वो कट सकते हैं। और ये तमाम नामे हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। निकाय चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल जो है वो माना जा रहा है। प्रियम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियम देखिए, बात की जाए तो तमाम नामे जो मैंने गिनवाए इनके टिकट पे संकट मंडरा रहे हैं। बात की जाए तो बीजेपी क्या कुछ रोड मैप तैयार कर सकती है निकाय चुनाव को लेकर? तैयार कर रही है और अंदर जो है वो समीकरण बनने इसकी जानकारी को बाहर आना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जरूर कयास लगाए जाते हैं। लेकिन कई बार देखने को मिला है कि कयास वो अक्सर गलत साबित होते हैं बीजेपी को लेकर, कि जो नामों की चर्चा होती है सुर्खियों में जो नाम आते हैं वो हमेशा अगर आप देखें तो हकीकत से कोसों दूर हो जाते हैं। तो इसलिए अभी नामों को लेकर जरूर, क्योंकि इसको समीकरण जरूर ऐसे बने हैं जिनकी बदौलत ये माना जा रहा है कि जो पिछले बार के जो प्रत्याशी थे उनमें बदलाव देखने को मिल सकता है। आरक्षण जिस तरीके से परिवर्तित हुआ है, कुछ सीटों को लेकर कुछ सीटें आरक्षित हुई हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं जाहिर सी बात ना चाहते हुए बीजेपी को अपने प्रत्याशी को बदलना होगा। तो इस वजह से जरूर चेहरों के नाम में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन किसकी क्या रिपोर्ट आई है और बीजेपी किन नामों को लेकर मंथन कर रहे हैं, इसको अभी से अंदाजा लगाना थोड़ा सा जरूर मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी के अंदर क्या कुछ चल रहा है उसकी जो सुगबुगाहट है वो बाहर नहीं आ पाती है। लेकिन जरूर जाहिर सी बात है कि मंथन का दौर जारी है और इसीलिए आज एक बड़ी बैठक भी मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई है, जिसमें संगठन का जो शीर्ष नेतृत्व है वो वहां पर मौजूद है। कई सरकार के मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, खुद मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद है। और उसमें निकाय चुनाव को लेकर क्या रणनीति होगी पार्टी की, किस तरीके से पार्टी ने जो रणनीति बनाई अब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है उनका कैसे जवाब देंगे, इन सभी चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा चल रही है। जो अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो उनका क्या कुछ रोड मैप होने वाला है और उनके वोटर्स को कैसे बीजेपी साध सकती है? देखिए, जाहिर सी बात है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, सभी का प्रयास है कि एक दूसरे के खेमों में सेंधमारी की जाए और जो जिसके कोर वोटर कहे जाते हैं उनको अपनी ओर लाया जाए। तो उसको लेकर लगातार रणनीति सभी पार्टियों ने बनाई है। बीजेपी जहाँ चाहती है कि उसके साथ में ओबीसी के साथ में एससी वर्ग के मतदाता आ जाए ताकि उसकी जीत सुनिश्चित हो। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो कि चाहती है कि ओबीसी वर्ग के जो मतदाता है और जो सामान्य वर्ग के मतदाता है वो उसके साथ में आए। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो बसपा है, उसने सभी अपने जोनल कोऑर्डिनेटर को निर्देश दिया है कि सभी महापुरुषों की जयंती को मनाया जाए, चाहे वो किसी भी वर्ग के आते हो। तो इसलिए सामान्य वर्ग के मतदाताओं को कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित करने का बीएसपी का भी ये प्लान जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। तो सही जाहिर सी बात है कि सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि वो एक दूसरे में सेंधमारी करें और जो उनके सेट वोटर्स हैं उनको अपनी ओर आकर्षित किया जाए, उनको अपने साथ लाया जाए, ताकि चुनावी नतीजों में जो नतीजे आए वो उनके पक्ष में आ सके और चुनाव जो है वो काफी कह सकते हैं वोटों का जो पोलराइजेशन होता है वो देखने को मिल सके। तो इसको लेकर रणनीतियां जरूर सभी दल बना रहे हैं। बीजेपी में भी देखें लगातार बैठकें चल रही हैं, समाजवादी पार्टी लगातार बैठकें कर रही, बसपा भी अब सक्रिय नजर आ रही है। आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीएसपी पूरे प्रदेश के अंदर अकेले चुनाव लड़ेगी और पूरी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेगी। और इसके अलावा कई तरीके के उन्होंने आरोप भी लगाए, कई तरीके की अपनी बातों को भी रखा। तो ये कुल मिलाकर सभी राजनीतिक दल जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय हैं और वो जानते हैं कि निकाय चुनाव उनके लिए कितना अहम रहने वाला है। जी प्रेम, अगर बात की जाए तो देखिए पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पे कह दिया है कि चुनाव जो है वो बैलेट पेपर पे हो, ईवीएम पे ना हो। अगर आज की बात की जाए तो आज बीएसपी का भी यही कहना था। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में कांग्रेस की भी यही मांग होगी? देखिए, कांग्रेस तो कहीं ना कहीं पूरी फाइट से नदारत दिख रही है, ना उसमें बैठकों का दौर चल रहा है, ना कार्यालय पर उस तरीके से सुगबुगाहट दिख रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कांग्रेस पहले ही अपने आप को जो फिलहाल अभी जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है उसके मुताबिक लग रहा है कि वो फाइट से बाहर अपने आप को पहले ही मान चुकी है, क्योंकि ना रणनीति बन रही है, ना उस तरीके से चीजें जो है वो एग्जीक्यूट हो रही जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर होनी चाहिए थी। तो जितना सक्रिय बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, उस मुकाबले में अगर आप देखें तो कांग्रेस काफी पीछे है। हालांकि बसपा में भी बहुत ज्यादा सक्रियता देखने को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी उनमें बैठकें हुई हैं, मायावती ने खुद निर्देशित किया है, टीमों के साथ में बैठकें की हैं। लेकिन कांग्रेस इन सब चीजों से अगर आप देखें तो काफी कोसों दूर अभी तक नजर फिलहाल आई है। तो कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा
रही बात ईवीएम मशीन को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि ईवीएम को लेकर विपक्ष की तरफ से हमेशा सवाल उठाए गए हैं। कल राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया कि जो 17 नगर निगम है उनमें चुनाव जो है वो ईवीएम के माध्यम से होगा। इसके अलावा जो नगर पंचायत है, जो नगर पालिका है, वहां पर बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराया जाएगा। जी प्रियम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी जानकारी, सपा नेता अबू आजमी की बड़ी मुश्किलें। सपा नेता अबू आजमी को समन जारी हुआ है। आईटी इन्वेस्टिगेशन विंग ने जारी किया है समन। 160 करोड़ की टैक्स चोरी के मामले में समन आजमी को 20 अप्रैल को तलब किया गया है। तो चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, आईटी इन्वेस्टिगेशन विंग ने यह समन जारी किया है। सपा नेता अबू आजमी की मुश्किलें बढ़ चुकी है। सपा नेता अबू आजमी को समन जारी किया गया है। आईटी इन्वेस्टिगेशन विंग ने ये समन जारी किया है। और बता दें कि 160 करोड़ की टैक्स चोरी के मामले में ये समन भेजा गया है अबू आजमी को। आपको बता दें, आजमी को 20 अप्रैल को तलब किया गया है। तो सपा नेता अबू आजमी की मुश्किलें बढ़ चुकी है चुनाव से ठीक पहले। और पीलीभीत में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है, जिसको लेकर प्रशासन ने अन्य चुनाव सामग्री को सड़कों से हटाना शुरू कर दिया है। आचार संहिता लागू होने के बाद डीएम प्रवीणा कुमार लक्षकार सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है। तो निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लागू हो गई है। रायपुर में बीते दिनों विश्व हिंदू परिषद ने एक विशेष समुदाय की ओर से की गई हत्या को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर परिषद ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। विहिप ने आज सुबह से ही मोर्चा खोल दिया है और भाडा गांव स्थित नया बस स्टैंड के बसों के कांच भी तोड़ दिए हैं। बस स्टैंड में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं बीरनपुर मामले की गई कार्रवाई को लेकर विहिप लगातार आलोचना कर रही है। जौनपुर में सरकारी देशी शराब की दुकान पर महिलाओं ने जमकर हंगामा काटा। महिलाओं ने यह हंगामा शराब की दुकान बंद कराने के लिए किया है। इस दौरान महिलाओं ने दुकानों में अपना ताला जड़ दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर मैनपुरी से है, जहां पुलिस ने फर्जी सीबीआई अधिकारी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि नौकरी लगवाने के नाम पर 4 लोगों से 12 लाख रुपए की ठगी की थी। बता दें, पुलिस ने फर्जी सीबीआई अधिकारी से फर्जी आई कार्ड, तमंचा, कारतूस और ठगी के रुपए भी बरामद किए हैं। यह घटना थाना कोतवाली क्षेत्र का है। नौकरी के नाम पर 4 लोगों से ठगे हैं 12 लाख रुपए, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ठगी में फर्जी आई कार्ड, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। तो मैनपुरी की घटना है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। थाना कोतवाली पुलिस को सफलता मिली है। इनके नातियों को नौकरी दिलाने के नाम पे शिक्षा विभाग में 3 लाख रुपए एक व्यक्ति ने ठगी कर ली है। उसमें एफआईआर पंजीकृत की गई थी। उसी क्रम में ये पता चला कि ये 2-3 लोगों से और इसी तरह की ठगी की है, जिसमें राम गोपाल, सतीश और एक जितेंद्र कुमार है जो एटा जिले का रहने वाला है। तो ये आज सतीश व्यक्ति पकड़ा गया है। ये आईडी कार्ड इसके बरामद हुए हैं। इसके कब्जे से कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं। साथ ही जो मोबाइल ये इस्तेमाल करता था, इस घटना में वो मोबाइल बरामद किए गए हैं, कट्टे कारतूस बरामद किए गए हैं। तो एक बहुत शातिर ठग है जो लोगों को प्रलोभन दे करके और इस तरह की घटना को कारित करता था। तो ये लगभग 12 लाख रुपए की ठगी की थी और इसके विभिन्न खातों का भी पता कर लिया गया है। इसने और कई लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं की हैं, जिसके संबंध में जानकारी दी जा रही है। महोबा में अवैध असलहों का प्रदर्शन करते हुए हिस्ट्री शीटर का वीडियो वायरल सामने आया है।
बताया जा रहा है कि उसके ऊपर जिले में 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं और वो टॉप 10 अपराधी की सूची में शामिल है। वो पनवाड़ी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसका नाम ऋषभ राजपूत है। क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए हिस्ट्री शीटर वीडियो रील बनाकर वायरल कर रहा है। देखिए किस तरीके से ये रील बनाकर वायरल की जा रही है। वीडियो वायरल हो गया है। हिस्ट्री शीटर के अवैध असलों का वीडियो जो है ये वायरल हो रहा है। हमीरपुर जिले के नेशनल हाईवे के किनारे खेतों में खड़ी असल में सोमवार को भीषण आग लग गई है। इस आग ने किसानों की साल भर की आस को खत्म कर दिया है। किसानों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से लगी आग से 160 बीघे की गेहूं की फसल जलकर स्वाहा हो गई है। बाप रे पूरे बहुत भयानक जल गए रे। तो ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। किस तरीके से 160 बीघा की खेती जो है वो जलकर स्वाहा हो गई है। तो शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। इससे किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें इलाके में दहशत फैली हुई है और देखिए किस तरीके से ये आग की लपटें उठ रही है। धुएं का गुबार जो है काफी ऊपर तक जा रहा है और किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, किस तरीके से आग लगी, क्या आग पर काबू पाया गया है अभी तक? जी मैं आपको बता दूं, ये शॉर्ट सर्किट अचानक हुआ है बिजली का। इसके बाद जो वहाँ कटी हुई फसल रखी हुई थी और कुछ किसान वहाँ पर फसल काट रहे थे, इसके बाद अचानक आग लगी। आग लगने से 150 बीघा खेती का नुकसान हुआ और जो फसल रखी हुई थी अगल बगल, जो किसान वहाँ मौजूद थे वहाँ फसलें पहले हटाई। कुछ लोगों ने फायर ब्रिगेड को कॉल करने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती और आग पर काबू पाती है। बात की जाए तो कितना नुकसान हुआ है इस आग के कारण? ये इस पे मौके पर प्रशासन पहुंचा हुआ था, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, सभी लोग। पूरी जांच की जा रही है। इसका अनुमान लगाया जा रहा है कितने का नुकसान है करीब। ये अगर अनुमान लगाया जाए तो ये कम से कम 20 लाख के ऊपर का नुकसान होगा इन किसानों का। और जो वहाँ लेखपाल पहुंचे थे, सर्वे कर रहे हैं, राजस्व की टीम पहुंची हुई थी, सर्वे कर रही कितने बीघे का नुकसान हुआ और कितनी फसल जली हुई है। जी रुपेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आग लगी है, किस तरीके से आग से इलाके में हड़कंप मच गया है। आग की लपटें जो है बहुत ऊपर तक जा रही है। 160 बीघा की फसल जलकर खाक हो गई है। बिजनौर में अचानक ट्रेन की चपेट में आई महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला घर से दवा लेने के लिए निकली थी, तभी यह हादसा हुआ है। वहीं इसकी जानकारी मिलने से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अमरोहा में दबंगों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक युवक के गले में रस्सी डालकर बेरहमी से पीटा गया। वहीं युवक दबंग ने अपनी जान की भीख मांगता दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि मामूली बात को लेकर उसे रास्ते में रोककर पीटा गया। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला धनौरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ बताइए प्रधान बताओ प्रधान उतरना प्रधान बताओ प्रधान बताओ ओ मैं हरदोई में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए हरपालपुर सीएचसी में भर्ती कराए गए। वहीं पुलिस मामले में दोनों पक्षों की ओर से तहरीर लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
ललितपुर में एक युवक के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया है। पूरा मामला बता दें कि युवक पर उसी की कॉलोनी में रहने वाले राजा नामक युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया है, जिससे पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो वहीं युवक को आनन फानन में जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तो वहीं घटना की पुलिस छानबीन कर रही है। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। संभल में प्राइवेट डॉक्टर से इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा काटा और कंपाउंडर पर गंभीर आरोप लगाए। तो वही हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे की बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही घर वालों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। कन्नौज में नगर निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन हरकत में आए, जहां प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने क्षेत्र में भ्रमण करते हुए प्रत्याशियों सहित अन्य राजनीतिक दलों की प्रचार सामग्री को हटवा दिया। इसके अलावा जगह जगह प्रत्याशियों के जरिए कराई गई वॉल पेंटिंग पर भी पुताई कराई जा रही है। कुशीनगर में एक बार फिर पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ के दौरान एक पशु तस्कर के पैर में गोली लग गई है, जिसके बाद घायल सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 18 गोवंशी पशु DCM और तमंचा मौके से बरामद किया गया है। मुठभेड़ में एक पशु तस्कर घायल हो गए हैं, जिसकी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। घायल सहित 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं और ये मुठभेड़ हुई थी पशु तस्कर और पुलिस के बीच में। इसके बाद से पुलिस ने 18 गोवंश पशु और कई कारतूस बरामद किए हैं। इन बदमाशों के पास से मुठभेड़ में एक पशु तस्कर जो है वो घायल हो गया है। ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। पुलिस कानपुर के NH2 नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ, जहां सवारियों से भरी टूरिस्ट बस जो है वो पलट गई। बता दें कि बस का अगला और पिछला टायर एक साथ फटने से हादसा हुआ है। तो वहीं बस में बैठे 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। कई यात्रियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। लगातार जानकारी हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।